हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज में। और आज इस सीरीज का है हमारा लेक्चर नंबर 14। और आज के इस वीडियो में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन ब्लड। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, ह्यूमन ब्लड से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है। तो आज इस ह्यूमन ब्लड को हम स्टडी करेंगे। तो कंप्लीट तो ये आज की वीडियो में नहीं हो पाएगा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ से ले सकें। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को हीमेटोलॉजी बोला जाता है। ये मैंने आपको हीमोग्लोबिन से भी पहले याद कराया था पिछली वीडियोस में कि हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर होती है और हीमोग्लोबिन से आप हीमेटोलॉजी को याद रख सकते हो। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि जो ये सीरीज चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम इसमें वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं लूसेंट जीके की बुक का। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ह्यूमन ब्लड की स्टडी हीमेटोलॉजी होती है, ये तो हमें पता चल गया। अब बात आती है ह्यूमन ब्लड क्या होता है। देखो, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने जब एनिमल टिश्यू पढ़ा था पिछली वीडियो में तो हमने ब्लड के बारे में बात की थी कि ब्लड जो है अपना फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये अपनी बॉडी में कनेक्ट करता है एक ऑर्गन को, कोई टिश्यूज को या फिर सेल्स को। ठीक है, तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि लिक्विड है। एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था जो कि था लिम्फ। ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आगे देखो, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन्स बॉडी इज 7% ऑफ द टोटल वेट। जितना एक आदमी का टोटल वेट होता है उसका जो 7% जो होता है वो ब्लड का वेट होता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड कितना होता है कि 7% जो वेट है ह्यूमन का वो क्वांटिटी ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, आगे देखो, दिस इज द डिसोल्यूशन ऑफ बेस हुज पीएच वैल्यू इज 7.4। डिसोल्यूशन ऑफ बेस से यहाँ पे मतलब है कि जो डिसोल्यूशन का मतलब यहाँ पे है कि पानी के अंदर बेस, मतलब किसी चीज के अंदर बेस घुला होना, उसका मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ बेस। ठीक है, और इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। पीएच वैल्यू का ये सिस्टम होता है कि 7 से ऊपर अगर पीएच वैल्यू है तो वो बेस होता है, अगर 7 से नीचे आपकी पीएच वैल्यू है तो वो एसिड होता है, अगर 7 आपकी पीएच वैल्यू है तो वो चीज़ होती है अपनी न्यूट्रल, जैसे कि अपना वाटर। ठीक है, तो इसकी 7.4 है तो इसका मतलब ये क्या है, बेस होता है अपना ब्लड। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड। तो पीएच ब्लड का कितना होता है, 7.4। ठीक है, आगे देखो, देयर इज एन एवरेज ऑफ 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ये हमें ब्लड दे रखा है कि कितना एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाया जाता है। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ऑफ एवरेज ब्लड मिलता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एवरेज देखें तो 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड किसी ह्यूमन में पाया जाता है। उसके बाद जो मैन में जितना ब्लड होता है, अगर किसी फीमेल की बात करें या वुमेन की बात करें तो उसमें 1/2 लीटर ब्लड जो है वो कम पाया जाता है। ठीक है, फीमेल कंटेन्स 1/2 लीटर ऑफ ब्लड लेस इन कंपैरिजन टू मेल। तो जितना एक मेल में ब्लड मिलता है, फीमेल में उससे 1/2 लीटर ब्लड जो है वो कम मिलता है। उसके बाद स्प्लीन, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्प्लीन अपना एक ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है, ये काम करता है स्टोरेज ऑफ ब्लड का। ठीक है, यहाँ पे अपना ब्लड स्टोर होता है, और भी इसके काम हम ब्लड वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे आगे, और भी बताऊंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आती है कि स्प्लीन को हम स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड भी बोलते हैं। स्प्लीन एक्ट है स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड। ये अपना एक ऑर्गन होता है स्प्लीन जिसमें ब्लड स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, ब्लड में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा का और दूसरा पार्ट होता है ब्लड कॉर्प्यूसल्स का, या ब्लड सेल्स भी यहाँ पे आप बोल सकते हो। ठीक है, 2 पार्ट ब्लड के अंदर आते हैं, पहला है प्लाज्मा, उसके बाद है ब्लड कॉर्प्यूसल्स। अब इन दोनों प्लाज्मा और ब्लड कॉर्प्यूसल्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो, प्लाज्मा जो है वो होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, और ब्लड कॉर्प्यूसल्स जो उसके अंदर सेल्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर वो होंगे। ठीक है, जल्दी से प्लाज्मा को स्टडी करते हैं, उसके बाद ब्लड कॉर्प्यूसल्स पे आएंगे। देखो, प्लाज्मा क्या होता है, दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। कोई ऐसा पार्ट है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जिसमें 60% जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा होता है। जैसे पूरा का पूरा जो ब्लड होगा उसमें 60% तो वो मतलब वैसे तो हमें लगता है कि ब्लड सारा ही लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर कुछ सेल्स मिलते हैं जो कि ब्लड कॉर्पूसल्स हैं। तो 60% जो ब्लड है वो प्लाज्मा से मिलके बनता है और 40% जो बचा हुआ है वो हमारे ब्लड कॉर्पूसल्स हैं। ठीक है,
तो 60% के अंदर जो 60% अपना प्लाज्मा है उसके अंदर क्या क्या होता है, 60% का 90% तो वाटर है, ठीक है, 7% प्रोटीन है। 60% के अंदर की ये बात हो रही है कि 60% में कितना पानी है कितना प्रोटीन है, ठीक है। तो 90% पानी है, 7% प्रोटीन है, 0.9% सॉल्ट है और 0.1% क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। रिमेनिंग जो सब्सटेंस हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। देखो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं बनता, ये याद रखना है। 60% ब्लड जो है प्लाज्मा है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या होगा, देखो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या होगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके अपने ब्लड में चला जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सारे का सारे सेल्स को। तो वो डाइजेस्टेड फूड सारे सेल्स के, बॉडी के सारे सेल्स तक कैसे पहुंचता है, वो पहुंचता है प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, तो फ्लो करके अपनी आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करके ये सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को हर पार्ट मतलब हर सेल तक पहुंचा देता है, ठीक है। हार्मोन्स को पहुंचा देता है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू प्लाज्मा। तो ये जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं फूड की, हार्मोन्स की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, ये एक पार्ट से दूसरी पार्ट में बॉडी के वो किसके थ्रू जाते हैं, प्लाज्मा के थ्रू जाते हैं। आगे देखो सीरम क्या होता है, सीरम होता है अगर प्लाज्मा में से जो अपनी प्लाज्मा है ब्लड की, ठीक है, प्लाज्मा है उसमें से हम फाइब्रिनोजन को, देखो फाइब्रिनोजन जो है, जो फाइब्रिनोजन है वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। और इसका काम क्या होता है ये मैं बताऊंगी आपको। ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, और इसका काम क्या होता है, या तो हमें कहीं चोट लग जाए तो उसको ठीक करने में फाइब्रिनोजन हेल्प करता है, और अगर हमें कहीं पे मतलब घाव वगैरह लग जाता है उसको ठीक करने में हेल्प करता है, और ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। जैसे हमें चोट वगैरह लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है, ठीक है, तो वो जो है वो फाइब्रिनोजन की हेल्प से आती है, और जहाँ पे हमें चोट लग जाती है उसको ठीक करने में भी फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। तो ये अपना एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। और बाकी जो और इसके अलावा और भी जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर, अगर हम उन सबको निकाल लेते हैं तो उन सबको निकालने के बाद जो लिक्विड बच जाएगा उसको हम बोलते हैं सीरम, ठीक है। फाइब्रिनोजन और प्रोटीन को अगर एक्सट्रैक्ट कर ले प्लाज्मा में से तो जो प्लाज्मा बचेगा उसके बाद उसको बोलेंगे सीरम, ठीक है। क्लियर है सीरम क्या होता है। उसके देखो प्लाज्मा अपना हो गया, उसके बाद आते हैं ब्लड कॉर्पुसल्स। ब्लड कॉर्पुसल्स में 3 टाइप के ब्लड कॉर्पुसल्स आते हैं। देखो 60% तो ब्लड प्लाज्मा था, तो 40% जो ब्लड है वो क्या है, ब्लड कॉर्पुसल्स है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स बोल सकते हो। उसके बाद है व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, और तीसरा जो है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जल्दी से देखिए इनको, ठीक है। देखो ब्लड कॉर्पुसल्स में रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, सबसे पहली बात जो आरबीसी होता है उनका एक और नाम होता है, इनको अरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको लिख लो, क्योंकि वो भी एग्जाम में कई बार जब फंक्शन पूछा जाता है तो आरबीसी की जगह उसमें ऑप्शंस में अरिथ्रोसाइट्स दे देता है। तो कई बच्चों को नहीं पता होता आरबीसी का जो दूसरा नाम वो अरिथ्रोसाइट्स होता है, तो कई बार वो आरबीसी की जगह पे अरिथ्रोसाइट्स नाम लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है अरिथ्रोसाइट्स। अब देखो इनके बारे में देखो एक बार, जो आरबीसी होते हैं वो अपने क्या से होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं। तब बाइकॉनकेव का क्या मतलब हुआ, इनकी शेप से इनका देखो बाइकॉनकेव कैसी शेप होती है, इस तरीके की शेप। जो ये शेप है अपनी यहाँ पे, ये अपनी है बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। तो ये अपने आरबीसी की शेप होती है। अगर इस साइड से देखें तो ये ऐसे बाइकॉनकेव शेप है, तो इससे ये शेप बताई गई है यहाँ पे। उसके बाद है इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के अंदर अपना कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, एक्सेप्ट 2 ऐसे मैमल हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है। पहला है कैमल, ठीक है, और दूसरा है लेमा। ये 2 ऐसे मैमल है जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है। इनके अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन वाले में भी पढ़ा था कि कैमल और लेमा के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। देखो आरबीसी अपना फॉर्म कहाँ पे होता है, आरबीसी अपना बोन मैरो में फॉर्म होता है। बोन मैरो का अगर किसी को नहीं पता तो जो अपनी बोन्स होती हैं, बोन्स अपनी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर एक टिश्यू मिलता है, उनके अंदर एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है बोन मैरो। तो आरबीसी उस बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर बात करें तो ये लीवर में बनते हैं, उसके बाद ये बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। इनके अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो ये जो है 20 से लेकर 120 डेज तक का इनका लाइफ स्पैन होता है, 20 से लेकर 120 डेज तक का, ठीक है। और अगर इनके साइज की बात करें तो इनका साइज अप्रोक्सीमेटली
0.0007 mm के आसपास होता है, ठीक है। ये भी आप लिख लेना, ये बुक में नहीं गिवन है। 0.0007 के आसपास mm के आसपास इनका साइज होता है, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे जो गलती है एक बार उसको भी देखो। इट्स डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन। तो जो आरबीसी होता है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रक्शन यानी कि वो खत्म कहाँ पे होता है, कहाँ मर जाता है, वो लीवर में और स्प्लीन में उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लीवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी लीवर को नहीं बोलते हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेना, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे और एनसीईआरटी के ही आंसर्स को सही माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो स्प्लीन, एनसीईआरटी में जो इसका आंसर है वो स्प्लीन दे रखा है, तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, ना कि लीवर को। तो यहाँ पे आप इसको ठीक करके स्प्लीन लिख लेना, ठीक है। आगे देखो, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। देखो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं, जिसकी वजह से अपने ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। तो इसमें हीमे जो है वो एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, हीमे और ग्लोबिन से। जो हीमे फर्स्ट वाला है वो एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से अपने ब्लड का जो कलर है वो कैसा है, रेड कलर है। अगर बात करें ग्लोबिन की, पिछले वाले वर्ड की, ये एक प्रोटीनियस कंपाउंड होता है, यानी कि प्रोटीन का कंपाउंड, जो किसके लिए हेल्प होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, मतलब उनके साथ कंबाइन कर लेता है बहुत इजीली। तो जिसकी वजह से जो अपनी हीमोग्लोबिन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उनको ट्रांसपोर्ट कर पाती है, ठीक है। तो ग्लोबिन जो है एक प्रोटीनियस कंपाउंड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है। और जो हीमे होता है वो एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से अपने ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। समझ आ गई ये बात, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद द आयरन कंपाउंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज हीमेटिन। जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंपाउंड मिलता है उसका नाम क्या होता है, हीमेटिन होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और फंक्शन क्या होता है, आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को सारे के सारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को सारे बॉडी सेल से वापस लेके आने का काम किसका होता है, आरबीसी का होता है। क्योंकि आरबीसी के अंदर तो हीमोग्लोबिन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन कर लेती है, तो ऑक्सीजन को ये सारे पार्ट्स तक पहुंचा देता है बॉडी के, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे होते हैं उसको वापस ले आता है, ठीक है। ये मेन फंक्शन होता है आरबीसी का। और अगर इसके फंक्शंस की देखो, एक और इम्पॉर्टेंट बात, एनीमिया एक डिजीज़ होती है। जब अपनी बॉडी के अंदर जो आरबीसी है उसकी अमाउंट कम हो जाती है तो हम एक एनीमिया डिजीज़ होती है, या इसको खून की कमी भी हम कई बार बोल देते हैं हिंदी में। तो ये जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी भी आप बोल सकते हो। तो जब आरबीसी की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो एनीमिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा हो जाए, ये तो कम हो जाने पे तो एनीमिया होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाए जितना होना चाहिए उसके कंपेयर में, तो हमें एक डिजीज़ हो जाती है, उसका नाम है पॉलीथीमिया। देखो पॉलीथीमिया, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखनी है, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए तो हमें पॉलीथीमिया हो जाती है। अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है एनीमिया नाम की, ठीक है। आगे देखो, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आरबीसी रिड्यूस्ड बाय 5%। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी के आरबीसी हैं वो 5% कम हो जाते हैं। और जो आदमी 4200 मीटर्स की हाइट पे होते हैं, ठीक है, उस हाइट पे जो होते हैं उनके अंदर जो आरबीसी का अमाउंट है वो 30% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा हाइट पे होंगे तो उन्हें कम ऑक्सीजन मिलती है, इस वजह से आरबीसी के जो आरबीसी अपनी बॉडी के अंदर होते हैं वो 30% से इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब और भी 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि न्यू बुक में थे, पुरानी वाली बुक में नहीं थे, एक बार उनको भी देख लो। जो नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की अडल्ट मैन में वो कितनी होती है, हीमोग्लोबिन जो है अडल्ट मैन में वो कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, वो होती है 17.5 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से इसको लिख देती हूँ कि नॉर्मल रेंज जो हीमोग्लोबिन की होती है किसी एक एडल्ट मैन के अंदर वो कितनी होती है 17.5 ग्राम पर 100 ml, यानी कि 100 ml ब्लड में 17.5 ग्राम जो है वो किसी नॉर्मल अडल्ट मैन में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो इसको याद रखना है, 100 ml में 17.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है एक
अडल्ट मैन में, नॉर्मल में, जिसमें ना तो एनीमिया हो रखा हो ना पॉलीथीमिया, यानी कि जो नॉर्मल हो, कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक तो ये चीज़, एक ये पॉइंट मिसिंग था। और एक और पॉइंट यहाँ पे है जो कि है नंबर ऑफ आरबीसी। जो जैसे हमें अब कैसे पता लगेगा कि जो आरबीसी है, मतलब हमें एनीमिया हुआ है, पॉलीथीमिया हुआ है, कैसे पता लगेगा कि आरबीसी हमारा बढ़ गया है, घट गया है? मेजर भी तो करना पड़ेगा ना। तो नंबर ऑफ आरबीसी हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है एक आरबीसी को मेजर करने का। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हीमोसाइटोमीटर। देखो लिख लेना इन चीज़ों का, अगर आपकी बुक में नहीं दिया है, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम आरबीसी को मेजर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये जो अपनी बॉडीज में ज़्यादा है या कम है। तो अगर देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? तो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए ना भाई, अगर इतनी वैल्यू है तो ठीक है, इससे ज़्यादा है तो पॉलीथीमिया है, अगर इससे कम है तो एनीमिया है। तो कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, किसी नॉर्मल बंदे में, किसी एडल्ट मैन की बात हो रही है ये, ठीक है। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 4 से लेके 5 मिलियन तक होता है। 4 से लेके 5 मिलियन के आसपास इसके सेल्स होते हैं। कितने? पर क्यूबिक मीटर में, पर क्यूबिक मिलीमीटर में, यानी कि mm³ में। तो अगर वॉल्यूम की बात करें, 1 mm³ में इसके जो सेल्स हैं 4 से लेके 5 मिलियन तक होते हैं आरबीसी के। तो हीमोसाइटोमीटर अपना एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से हम मेजर करेंगे। अगर हमारे इससे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हमें पॉलीथीमिया है, अगर हमारे इससे कम है तो इसका मतलब हमें एनीमिया है। तो इतने सेल्स आरबीसी के हमारी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगली वीडियो में ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे देखो, आगे बात आती है वाइट ब्लड सेल्स की या WBC की। देखो, आरबीसी का दूसरा नाम था अरिथ्रोसाइट्स, ऐसे ही WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। याद रखने हैं इनके दूसरे नाम भी, क्योंकि ऑप्शन में कई बार घुमा फिरा के दे देता है वो। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। आगे देखो, इनकी शेप जो है कैसी होती है? अमीबा के जैसी। अमीबा की कोई शेप नहीं होती, ऐसा ही अमीबा होता है। आरबीसी का हम शेप देख चुके हैं, बाइकोनकेव शेप। इनकी शेप होगी अमीबा जैसी, यानी कि इर्रेगुलर शेप, कैसी भी हो जाती है। अब बात आती है, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इर्रेगुलर शेप इनकी क्यों होती है? देखो, WBC का काम सबको पता है। WBC का क्या काम होता है? इसका काम होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई भी जर्म सेल आ गया है, कोई भी हमारी बॉडी में खतरनाक कीटाणु वगैरह आ गया, हमारी बॉडी में कोई वायरस घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया, या कुछ भी जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, कोई भी माइक्रोब, तो उसको मारने का जो काम होता है वो WBC का काम होता है। ये सबको पता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। वो छोटी छोटी जगह पे भी घुस सकता है जो वायरस आया है। तो इनकी शेप इसलिए इर्रेगुलर होती है ताकि ये जो अपनी शेप को चेंज करके कहीं भी उनके पीछे जाके उनको मार सके, ठीक है। क्योंकि इनको कहीं भी छोटी जगह पे भी जाना पड़ सकता है उनके पीछे उनको मारने के लिए, तो इसकी शेप इर्रेगुलर होती है ताकि ये अपनी शेप को चेंज करके उनको मार सके इजीली, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो WBC की जो शेप होती है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर। ये मैंने इसलिए बताया, अगर बाय चांस आपके दिमाग से मिस हो जाए, साथ के साथ मैं इसलिए बता देती हूँ ये चीज़ें ताकि आप भूल लेना उसको, ठीक है। अब आपको हमेशा याद रहेगा कि जो WBC की शेप है वो इर्रेगुलर होती है और क्यों होती है, ठीक है। तो आप भूलोगे नहीं कभी। और देखो, इसका भी जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है, लिम्फ के अंदर होता है। लिम्फ के बारे में बताया था मैंने, ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे कि ब्लड, ठीक है। लिम्फ नोड के अंदर इसका होता है। और कई बार इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर में भी हो जाता है और स्प्लीन में भी हो जाता है, ठीक है। देखो, इसका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 13 से लेकर 20 डेज तक का। अगर आरबीसी की बात करें उसका 20 to 120 डेज था। 20 से लेकर 120 डेज आरबीसी का था। और इसका लाइफ स्पैन कितना होगा? WBC का होगा 13 से लेकर 20 डेज तक का, ठीक है। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो कितने थे? 4 to 5 मिलियन थे पर mm³ में, याद रखना है। अगर उनकी बात करें तो ये कितने हैं? इनकी जो है वो है 4000 से लेके 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। वो 4 से लेके 5 मिलियन थे, ये 4 से लेके 11000 सेल्स हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर में, ठीक है। तो इसका मतलब जो आरबीसी थे वो काफ़ी ज़्यादा थे WBC की कंपेयर में, ठीक है। आगे देखो, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स। जो न्यूक्लियस, देखो, जो अपना आरबीसी था उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ 2 ही मैमल्स में होता है जो कि है कैमल और लेमा,
ठीक है। 2 मैमल्स में, कैमल में और लेमा में आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा नहीं होता। लेकिन अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो होता है, न्यूक्लियस जो है वो होता है वाइट ब्लड सेल्स में। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। ये सबको पता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना डिजीज से। अब देखो, इसलिए क्योंकि ये बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको पुलिसमैन बोला जाता है, पुलिसमैन बोला जाता है इनको, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स को अपनी बॉडी का। तो कई बार पूछा जा सकता है विच सेल्स आर नोन एज द पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्योंकि ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको पुलिसमैन भी बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर रेशो की बात करें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की, तो आरबीसी हमारे 4 से लेके 5 मिलियन थे, 4 से लेके 5 मिलियन थे, और ये हमारे हैं करीब 4000 से लेके 11,000 तक। अगर इनकी रेशो की बात करें, डिवाइड करके देखोगे तो इनकी रेशो 600:1 आएगी। अगर देखो, अगर हमारे पास आरबीसी 600 है तो एक डब्ल्यूबीसी होता है उनके साथ, ठीक है, एक डब्ल्यूबीसी और 600 आरबीसी, ये इनकी रेशो है। आगे देखो, अबाउट 60 to 70% पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज मेड अप ऑफ न्यूट्रोफाइल कॉर्पुसल। देखो, न्यूट्रोफाइल जो है ये भी एक डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, कंफ्यूज नहीं होना, डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप होता है ये न्यूट्रोफाइल कॉर्पुसल। इनका काम क्या होता है, कोई भी इनगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। कोई भी अपनी बॉडी के अंदर ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आएगा जो हमें डिजीज, मतलब हमारी बॉडी को कोई तकलीफ पहुंचा सकता है, बीमार कर सकता है हमें, तो वो जो है ये न्यूट्रोफाइल जो कॉर्पुसल्स है वो उनको खा जाते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। तो 60 से 70% जो डब्ल्यूबीसी है वो किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूट्रोफाइल कॉर्पुसल से। और इनका काम होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आता है जो हमारी बॉडी को डिजीज पहुंचा सकता है, तकलीफ पहुंचा सकता है, ये उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना। ठीक है, इतना ही था इसमें। अब चलते हैं हम तीसरे। देखो, एक बार जल्दी से छोटी सी एक बार दोबारा से बता देती हूँ ब्लड के बारे में। देखो, ब्लड था, ब्लड में 2 चीज़ें आई थी, प्लाज्मा और सेल्स, ब्लड कॉर्पुसल। सेल्स के अंदर फिर 3 आए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं, आरबीसी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे प्लेटलेट्स को। ठीक है, क्लियर है। तो प्लेटलेट्स को एक बार जल्दी से देखते हैं। देखो, अब देखो, आरबीसी का दूसरा नाम था एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम था ल्यूकोसाइट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखना, ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट्स होगा। इट इज़ फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। ये सिर्फ ह्यूमन के ब्लड में और मैमल्स के ब्लड में ही पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस सिर्फ किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस होता है सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अंदर। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए ये चीज़। आगे देखो, इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो। देखो, तीनों के तीनों अपने बोन मैरो में बन रहे हैं। आरबीसी भी बन रहा था बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बन रहा था, और प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में बन रही हैं। ठीक है, आगे देखो, इनका लाइफ स्पैन होता है 8 to 9 डेज का। आरबीसी का लाइफ स्पैन था 20 से लेके 120 डेज का। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन था 13 से लेके 20 डेज का। और अगर ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, इनका लाइफ स्पैन जो है वो है 8 से लेके 9 डेज का। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी बुक में ये जो लाइफ स्पैन है ये अलग है, चेंज करके दे रखे हैं, तो पुरानी जो बुक्स हैं उनमें लाइफ स्पैन थोड़े से अलग है, वो गलत है। जो मैं आपको करा रही हूँ ये मैं देख के करा रही हूँ। जो अगर नई बुक है तो मैं नई बुक से करा रही हूँ, गलत बुक मतलब पुरानी बुक में सही है तो पुरानी से, नई बुक में सही है तो नई से। तो जो मैं करा रही हूँ वो सही करा रही हूँ। अगर आपकी बुक में अलग है तो समझ जाओ कि उसमें गलत है। ठीक है, या फिर आप एक बार गूगल से चेक करके देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा सही है। अगर देखो, अगर प्लेटलेट काउंट की बात करें तो प्लेटलेट हमारी बॉडी में पर क्यूबिक मिलीमीटर कितने होते हैं, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक अपने प्लेटलेट जो है वो मिलते हैं। ठीक है, 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक जो अपने प्लेटलेट्स हैं वो मिलते हैं पर क्यूबिक mm में। ठीक है, अगर आप एक बार दोबारा से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और इनमें कंपेयर करते हैं तो आरबीसी में तो थे 4 से लेके 5 मिलियन तक, 4 से लेके 5 मिलियन थे, उनमें थे 4,000 से 11,000 डब्ल्यूबीसी में, और इनमें है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो सबसे ज़्यादा किसमें है, फिर किसमें है, फिर किसमें, याद रख लेना। उसके बाद इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड यानी कि अगर आपको कहीं पे भी चोट लग जाती है, जो ब्लैक कलर की लेयर उसके ऊपर आ जाते हैं चोट के ऊपर, वो किसकी वजह से आती है, वो किसकी वजह से आती है,
वो आती है अपनी ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। मैंने बताया था फाइब्रिनोजन का भी इसमें हेल्प होती है। फाइब्रिनोजन एक जो प्रोटीन कंपाउंड है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फाइब्रिनोजन भी हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, और होती किसकी वजह से, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। तो हम क्लोटिंग पढ़ेंगे कैसे कैसे होती है, ठीक है। अगर देखो जब डेंगू फीवर हमें हो जाता है, किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है वो कम हो जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम हो जाती है डेंगू फीवर में। तो याद रखना है कि डेंगू किस वजह से होता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स उसमें कम हो जाती है, ठीक है। आगे समझ में। और एक और बात इनमें याद रखनी है, ये भी जो है ब्लड प्लेटलेट्स बनती बोन मैरो में, ये भी कहाँ पे मरती हैं, डाई किस में होते हैं, ये भी स्प्लीन के अंदर डाई होती है। याद रखना है ये भी किसके अंदर डाई होती है, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन ऑर्गन हम देखो 3-4 बार पढ़ चुके हैं। एक तो इनको स्टोरेज ऑर्गन बोला जाता है ब्लड के लिए, इसको ग्रेवयार्ड बोला जाता है आरबीसी के लिए, ठीक है। और आरबीसी भी इनके अंदर मरते हैं, और डाई जो है ब्लड प्लेटलेट्स भी स्प्लीन के अंदर ही होती हैं। आगे देखो, आगे है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। क्लोटिंग ऑफ ब्लड किस तरीके से होते हैं, देखो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड के टाइम पे। देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बना लेते हैं। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये अपनी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि अपने ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं। केमिकल्स होते हैं जो कि किस में मिलते हैं, ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में। तो यहाँ पे देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन अपना एक केमिकल होता है, फिर एक प्रोथ्रोम्बिन एक केमिकल होता है, और जो अपनी बॉडी के अंदर अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है, तीनों चीजें मिलके क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बिन बना लेते हैं। फिर जो थ्रोम्बिन यहाँ इन्होंने बनाया, वो थ्रोम्बिन किसके साथ रिएक्ट करता है, फाइब्रिनोजन के साथ, और बना लेता है फाइब्रिन। देखो फाइब्रिनोजन मैंने बताया था वो हेल्प करता है ना क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, तो यहीं पे वो हेल्प करता है। तो थ्रोम्बिन जो बनाया था इन तीनों ने मिलके वो फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करके फाइब्रिन बना लेते हैं, और फाइब्रिन जो है फिर वो ब्लड कॉर्पुसल्स यानी कि जो अपने प्लेटलेट्स हैं उनके साथ मिलके क्या क्लोटिंग कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गई, एक बार रिपीट करते हैं इसको। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ये तीनों मिलके थ्रोम्बिन बना लेते हैं। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करके फाइब्रिन बना लेते हैं, और जो फाइब्रिन है वो प्लेटलेट्स के साथ रिएक्ट करके क्लोटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विटामिन के ऊपर। कौन सा विटामिन हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, तो विटामिन के जो है वो हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। कैसे, देखो जो फॉर्मेशन है प्रोथ्रोम्बिन की इसकी, और जो फाइब्रिनोजन की, ठीक है, वो ब्लड प्लाज्मा में किसकी हेल्प से होते हैं, वो विटामिन के की हेल्प से होती है। देखो प्रोथ्रोम्बिन की और फाइब्रिनोजन की जो फॉर्मेशन है, बनता है जो, वो विटामिन के की हेल्प से बनता है। तो इसलिए अगर ये दोनों बनेंगे ही नहीं तो क्लोटिंग होगी नहीं। तो इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन तो इंपॉर्टेंट है क्लोटिंग के लिए, और इनको बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, विटामिन के। यानी कि जो अपनी क्लोटिंग है उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, विटामिन के जो है वो इंपॉर्टेंट है क्लोटिंग के लिए। विटामिन के इज हेल्पफुल इन मेकिंग क्लोट्स ऑफ ब्लड के क्लोट्स बनाने में हेल्प करता है। और क्लोटिंग के लिए ब्लड की, जैसे हमें कोई चोट लगी है तो और उसके ऊपर लेयर आने के लिए कितना टाइम कम से कम लगता है, उसके लिए हमें कम से कम 2 से 5 मिनट के बीच का टाइम लगता है। 2 से 5 मिनट के बीच का टाइम हमें लगता है क्लोटिंग करने के लिए ब्लड की, ठीक है। आगे देखो द कंपलसरी प्रोटीन इन मेकिंग क्लोट्स ऑफ ब्लड इज फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन एक कंपलसरी प्रोटीन है जो कि क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, मैंने ये स्टार्टिंग में बताया था। तो फाइब्रिनोजन अपना जो प्रोटीन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजन को याद रखना है, ठीक है। फाइब्रिनोजन को देखो कहाँ कहाँ पे इसका नाम आया, अगर फाइब्रिनोजन को प्लस दूसरे प्रोटीन्स को अगर प्लाज्मा में से निकाल ले तो प्लाज्मा क्या बच जाता है, सीरम रह जाता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये चीज़ याद आई है इसकी। और ये फाइब्रिनोजन किसकी हेल्प से बनता है, ये बनता है विटामिन के की हेल्प से बनता है ये। और फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करता है, क्लोटिंग में। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं फाइब्रिनोजन से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे तो बना नहीं इससे, ठीक है। जहाँ जहाँ हम क्वेश्चन बनते रहेंगे मैं बार बार रिपीट कराती रहूँगी आपको, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। आगे देखो क्लोटिंग ऑफ ब्लड का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे ब्लड के टॉपिक में। ब्लड का ऑलमोस्ट जो पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे ब्लड के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लड के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इनको याद रखना है। 4 कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर कौन से हैं, पहला है प्लाज्मा, अगला है आरबीसी, अगला है WBC, और चौथा क्या है, प्लेटलेट्स है। तो अगर ये पूछा जाए हाउ मैनी कितने कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर, तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे ब्लड में। कल जो है वो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, यानी कि किसी का ब्लड O पॉजिटिव होता है, किसी का O नेगेटिव, किसी का AB होता है, किसी का B होता है, किसी का A होता है। तो ये ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं और इनका क्या रोल होता है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को
लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इस सीरीज़ की और भी आपको ज़बरदस्त वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है, कहीं पे समझने में कोई दिक्कत आई या कुछ और आप चाहते हो कि कोई और इम्प्रूवमेंट हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ज़रूर से ज़रूर मैं उनका रिप्लाई करूँगी और गौर भी करूँगी आपकी बातों पे कि जो आपको परेशानी है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।